नमस्कार नहीं वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस सामने आया। अचानक से इंटरनेशनल मीडिया ने यह बात रिपोर्ट करनी स्टार्ट कर दी कि टर्की ने इंपोज कर दिया है एक टोटल एक्सपोर्ट बैन ऑन इंडिया फॉर आर्म्स। टर्की किसी भी टाइप का हथियार इंडिया को नहीं बेचेगा। ये रिपोर्ट्स बहुत सारी पब्लिश होने लग गई कि पाकिस्तान के साथ रिलेशंस टर्की के इतने डीप हो चुके हैं कि टर्की ने चाहे ऑफिशियली ये बात कहीं पर ना बोली हो मगर अनऑफिशियली टर्की ने एक सीक्रेट बैन लगा दिया है ऑन डिफेंस एक्सपोर्ट्स टू इंडिया। और आप समझ सकते हैं ये न्यूज इतनी बड़ी थी, एक एक करके सबने इसको रिपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। सोचा नहीं कि ये न्यूज सही है गलत है। और ये देखो इंडिया के मामले में एक ट्रेंड है कि कहीं से कोई न्यूज आ जाती है ना, चाहे अनवेरिफाइड हो, कहीं से भी उसकी कोई कंफर्मेशन ना हो, तब भी सिंस न्यूज इंडिया के बारे में होती है, इंटरनेशनल मीडिया छाप देता है, इंडियन मीडिया भी उस न्यूज को फैला देता है। जब तक सरकार खुद नहीं बोलती कि ये सब झूठ है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, उस न्यूज पर कुछ अंकुश लगता नहीं है। और इस केस में भी यही हुआ। इन दी एंड भारत सरकार को यहाँ पे इंटरवीन करना पड़ा जब एक जर्नलिस्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्समैन से पूछा कि सर ये न्यूज़ आ रही है कि टर्की ने बैन लगा दिया इंडिया पे डिफेंस एक्सपोर्ट्स को लेकर। टर्की कोई भी डिफेंस हार्डवेयर चाहे ड्रोन मिसाइल्स कुछ भी स्पेयर पार्ट्स भी इंडिया को एक्सपोर्ट नहीं करेगा। क्या ये सच है? क्या ऐसा हो रखा है? तो भारत सरकार की तरफ से रिप्लाई ये आया है कि ये सब कुछ डिस इन्फॉर्मेशन है एट बेस्ट, कुछ यहाँ पर नहीं हो रहा। और इंडिया का रिप्लाई यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पहली बात तो कोई भी कंट्री ना ऑफिशियली अनऑफिशियली ऐसी पॉलिसी नहीं बनाएगी, स्पेशली फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान। और एक बार को ना यहाँ पर मैं कहूँगा कि जो ये गलत न्यूज़ फैली थी, इसके पीछे जो बेसिक प्रेमाइस था वो ये था कि जिस तरीके से रशिया इंडिया के डिफेंस रिलेशंस रहे हैं लंबे समय तक, कि रशिया इंडिया को प्रोवाइड करता था हथियार और इंडिया की डिफेंस मार्केट के बदले में रशिया ने यह हमेशा इंश्योर किया कि ये लोग कभी भी पाकिस्तान को हथियार नहीं बेचेंगे। हालांकि इन्होंने हेलीकॉप्टर बेचे थे पाकिस्तान को बाद में, बहुत बाद में, बट उसके अलावा आप कह सकते हैं रशिया ने कभी कोई अटैकिंग इक्विपमेंट, अटैकिंग हार्डवेयर ये पाकिस्तान को नहीं बेचा है। तो लोगों ने एज्यूम करना स्टार्ट कर दिया कि अच्छा अब टर्की का भी सेम स्टांस बन चुका होगा, क्योंकि पाकिस्तान भी बहुत सारा डिफेंस हार्डवेयर परचेज कर रहा है फ्रॉम टर्की। तो ये लोग भी इस टाइप का बैन उन्होंने लगा दिया होगा इंडिया पे कि पाकिस्तान को खुश रखने के लिए टर्की इंडिया को कोई भी डिफेंस हार्डवेयर नहीं बेचेगा। जबकि यहाँ पर लॉजिक बिल्कुल भी नहीं बैठता, क्योंकि जिस लेवल की बाइंग इंडिया ने करी है फ्रॉम रशिया, उस लेवल की बाइंग कहीं से भी इन एनी वे शेप और फॉर्म पाकिस्तान नहीं कर रहा फ्रॉम टर्की। आप अगर हिस्ट्री में देखो तो आखिरी बड़ा डिफेंस एग्रीमेंट पाकिस्तान ने टर्की के साथ 2018 में किया था कुछ शिप्स का। उसके बाद ये न्यूज़ आती है कि पाकिस्तान ने टर्की से 72 ड्रोन परचेज किए हैं। मगर कितने ड्रोन थे वो, क्या आपको पता है? किसी को पता है? किसी को भी नहीं पता, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली जो नंबर था ड्रोन्स का वो 3-4 के आसपास था। जो डिफेंस डील की ओवरऑल वॉल्यूम थी बहुत कम थी। पाकिस्तान का जो भी थोड़ा बहुत पैसा इनका होता है डिफेंस बाइंग के लिए वो जाता है चाइना के पास। चाइना से ज़्यादातर अपना जो डिफेंस इक्विपमेंट है ये लोग परचेज करते हैं। और आप यही सोच लीजिए रिसेंटली पाकिस्तान और टर्की ने ये टारगेट सेट किया कि हम दोनों जो ट्रेड है ना हमारा, ये $5 बिलियन तक लेके जाएंगे। क्योंकि अभी के लिए जो पाकिस्तान टर्की का ट्रेड है ये रफली $1 बिलियन है, ओनली $1 बिलियन। जबकि इंडिया और टर्की का ट्रेड आप अगर देखो तो ये $14 बिलियन के आसपास है। और एक टाइम पे होता था कि सिर्फ इंडिया ही एक्सपोर्ट करता था टू टर्की, मगर रिसेंटली टर्की के जो एक्सपोर्ट्स है टू इंडिया, इसमें भी एक अच्छा जंप आया है। मुझे ये बोलना पड़ेगा, टर्की की जो फॉलोइंग है इंडिया में, या फिर जो क्रेज कह लीजिए या जो भी आपको वर्ड यूज़ करना है, ये धीरे धीरे बढ़ रही है। इंडियंस बड़े स्केल पर टर्की में जा रहे हैं छुट्टियां मनाने के लिए, वहाँ पर पैसा खर्चने के लिए, वहाँ से चीज़ें इंपोर्ट की जा रही हैं। तो अगेन इधर वे टर्की इंडिया का जो ट्रेड है ये लगातार बढ़ता जा रहा है। एर्दोआन ने ये बात खुद कही थी कि साउथ एशिया में सबसे इंपॉर्टेंट टर्की का जो ट्रेड पार्टनर है वो इंडिया है। तो आई एश्योर यू, कहीं से भी आप नंबर्स देख लीजिए, इन एनी वे शेप और फॉर्म कुछ सेंस नहीं बनती कि टर्की अपने आप अपनी तरफ से एक बैन लगा देगा इंडिया पे कि कभी भी हम इंडिया को हथियार नहीं बेचेंगे। दैट वुड बी स्टूपिड। देखो पहली बात तो टर्की के पास कुछ ऐसी डिफेंस टेक्नोलॉजी है नहीं जो इंडिया परचेज करना चाहेगा। मगर मान लीजिए कुछ स्पेयर पार्ट्स है या फिर कोई प्रोजेक्ट है शिप्स का जहां पे टर्किश कंपनीज भी आ सकती हैं,
टर्की एक्चुअली डेस्परेटली चाहेगा कि उनको ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, और 2023 में हमने देखा ऐसा हुआ भी था। इंडिया में हम लोग कुछ शिप्स बिल्ड कर रहे थे, उस कॉन्ट्रैक्ट में टर्की डेस्परेटली आना चाहता था। टर्की शिप्स ने पूरी कोशिश करी कि इनको यहाँ पे एंट्री मिल जाए इस कॉन्ट्रैक्ट में, मगर इंडिया ने टर्की को इस कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया। नाउ अगेन इसके कई रीजन थे कि टर्किश कंपनीज के पास वो क्वालिफिकेशन थी नहीं कि वो हमको हेल्प कर पाए। इंडिया ने कुछ ये इंडिकेशन नहीं दी कि टर्की सिंस पाकिस्तान की सपोर्ट में आता है इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। बट कल को अगर इंडिया में कुछ भी बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी आती है, टर्किश कंपनीज बिल्कुल हाथ धो के पीछे आएंगी। नाउ एक बार को ये भी हो सकता है कि कुछ लोग कहें कि हाल ही में हमने ये देखा कि एजरबाईजान, मैंने इस पर एक वीडियो भी अपलोड करी थी कि एजरबाईजान ये जो देश है, यहाँ के लीडर ये गए पाकिस्तान में और कश्मीर के बारे में स्टेटमेंट्स दी। तो टर्की सिंस एजरबाईजान का बहुत ज़रा करीबी एक दोस्त है, तो हो सकता है कि टर्की अलाइन कर रहा हो। नहीं, नॉट ए चांस। ये दोनों देश एजरबाईजान टर्की ये बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिस्टिक है। जहाँ पे इनको पैसा दिखता है अपनी पॉलिसी चेंज कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, पाकिस्तान इजराइल को एज ए कंट्री नहीं मानता, ठीक है। टर्की बिल्कुल इजराइल को एक कंट्री मानता है। ओनली रिसेंटली टर्की ने अपने ट्रेड रिलेशंस इजराइल के साथ कट कर दिए थे जब गाजा पे बॉम्बिंग बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो गई थी। जैसे ही गाजा पर अटैक करना इजराइल छोड़ेगा, इमीडिएटली आप देखोगे टर्की और इजराइल वापस ट्रेड कर रहे होंगे। एजरबाईजान ने तो वो तक नहीं किया। आप लोग जान के हैरान होंगे, एजरबाईजान ने अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया अगेंस्ट इजराइल। और आप देखोगे एजरबाईजान में तो ये लोग इजराइल के अगेंस्ट कुछ आलोचना करते भी नहीं है। अभी रिसेंटली हमने देखा कि एजरबाईजान और इजराइल ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट भी साइन किया है एनर्जी को लेकर। तो मैं उम्मीद करूंगा कि यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि दोनों देश डिफेंस के मामले में, पैसे के मामले में अपनी जो पॉलिसी है बहुत ही आराम से चेंज कर लेते हैं। और अगेन अबव एवरीथिंग एल्स, हमें टर्की से कुछ डिफेंस कुछ चाहिए भी नहीं इक्विपमेंट। तो एक कंट्री जो वैसे भी टर्की से कुछ चाहता नहीं है डिफेंस इक्विपमेंट, उस पर ब्लैंकेट बैन लगाना इट डजंट मेक एनी सेंस। और टर्की का तो देखिए ख्वाब ये भी है कि अगर मान लो इजराइल बहुत ज़्यादा लंबे समय तक वॉर में उलझ गया, और जो आईमैक कॉरिडोर है, आईमैक के बारे में आपको पता होगा, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, अगर ये कॉरिडोर अटक जाता है, क्योंकि अभी के लिए जो ओरिजिनल प्लान है उसमें बात ये की जा रही है कि ये कॉरिडोर इजराइल के थ्रू जाएगा और यूरोप को कनेक्ट करेगा विद मिडिल ईस्ट एंड इंडिया। टर्की कह रहा है कि अगर इजराइल लंबे समय तक वॉर में उलझ गया तो हमें आप यूज़ करिए। इंडिया और मिडिल ईस्ट को अगर आपको कनेक्ट करना है टू यूरोप तो डू इट थ्रू टर्की। तो उम्मीद करता हूँ आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि भारत सरकार को यहाँ पर क्यों बोलना पड़ा कि जो भी ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कुछ बैन लग गया इंडिया पे, दिस इज डिसइंफॉर्मेशन। और सैड बात यही है, देखिए आज के समय जियोपॉलिटिक्स के नाम पे कोई कुछ भी न्यूज़ छाप देता है और उसको आगे सर्कुलेट करना लोग स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि देखो इंडिया में जियोपॉलिटिक्स में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, मगर आपको अगर जियोपॉलिटिक्स की जो न्यूज़ है ये आगे कन्वे करनी है, आगे लोगों तक पहुंचानी है, यू हैव टू डू प्रॉपर रिसर्च। कहीं पे भी कोई भी रिपोर्ट देख के कुछ भी वीडियो आप बना दोगे तो दिस विल बी वेरी अनफेयर एंड रॉन्ग। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, और ऑब्वियसली कुछ अपडेट्स आती हैं इससे रिलेटेड इन द फ्यूचर तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा। और फाइनली आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, हाल ही में भारत ने इंडिया के बाहर पहला ओवरसीज जन औषधि केंद्र ओपन किया है। आपको पता होगा आयुर्वेद मेडिसिन के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जन औषधि केंद्र। बताइए कि इंडिया ने पहला जन औषधि केंद्र कहाँ पे ओपन किया है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, सेशल्स, नेपाल, मॉरिशस या फिर भूटान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि फेमस अमेरिकन इन्वेस्टर वॉरेन बफेट की एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी कोट है कि दुनिया में सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट अगर आपको कहीं करनी है तो खुद पे करो। द मोर यू लर्न द मोर यू विल अर्न। और आपके सामने गोल्डन अपॉर्चुनिटी है 22 तारीख तक की, क्योंकि 22 जुलाई तक, ये डेट याद रखिएगा, 22 जुलाई ये है आखिरी दिन स्टडी आईक्यू की मेगा सेल का, जो अभी के लिए एक्टिव है स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पर। मगर आपके लिए मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा एक अच्छा मौका है स्टडी आईक्यू के प्रतिज्ञा बैच को ज्वाइन करने का। और प्रतिज्ञा बैच इतना यूनिक, इतना स्पेशल इसलिए है क्योंकि स्टडी आईक्यू सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को ये कह रहा है कि आइए लेट्स प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन। जैसे ही आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है आपको मिल जाएगा कंप्लीट रिफंड और मेंस और इंटरव्यू की तैयारी। आइए आप दिल्ली में स्टडी आईक्यू के साथ मिलकर करिए। ये एक बहुत यूनिक बैच है और ये बैच बिल्कुल रिसेंटली ही स्टार्ट हुआ है। आप इसको जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे चैप्टर 1 से आपकी तैयारी स्टार्ट हो जाएगी।
एवरीथिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा बाय स्टडी आईक्यूज रिनाउंड फैकल्टी। तो आपको सिंपली क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा यूपीएससी प्रतिज्ञा बैच का। इस लिंक पर करिए क्लिक और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का प्रतिज्ञा बैच, जिसमें अभी एक हैवी डिस्काउंट चल रहा है। ये मैं कहूँगा बहुत लंबे समय के बाद ऐसा अवसर आता है कि स्टडी आईक्यू का एक नया बैच ये लॉन्च हुआ है, और साथ ही साथ स्टडी आईक्यू की सेल भी एक्टिवेट हो चुकी है। तो इस सेल का फायदा उठाने के लिए सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।